नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1995 और 1996 में आए हुए यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास से किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे गए हैं। इसी सीरीज में हम 1995 से लेके और वर्तमान 2023 तक के क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चनों को टारगेट करता है या किस प्रकार के क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछता है। तो पहला क्वेश्चन जो 1995 में पूछा गया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1995 में ये पूछा गया था और इस वीडियो में हम केवल 2 साल के क्वेश्चन को देखेंगे, 1995 और 96। उसके बाद 97, 98 दो साल के क्वेश्चन को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो उसका राइट आंसर है हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। तो डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि अरबी लोग से के स्थान पर है शब्द का प्रयोग करते थे और सिंधु को वे हिंदू बोलते थे, हिंदू। तो इसीलिए अरबों ने ही हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किया। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, गार्गी, लीलावती, सावित्री। देखिए, यूपीएससी को क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका यह भी होता है कि हमें जो पिछले साल के क्वेश्चन आए थे उनके स्टेटमेंट को भी अच्छे से पढ़ना है। जैसे बी, सी और डी, गार्गी, लीलावती, सावित्री, इनको भी हमें अच्छे से एनालाइज करना है। हो सकता है कि अगले साल ये गार्गी, लीलावती, सावित्री के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे। तो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों ने वैदिक रचनाओं की रचना की थी। तो उसका राइट आंसर हो गया लोपामुद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। इसमें कुछ संवत दे रखे हैं कि शक संवत, गुप्त संवत, कली संवत और विक्रम संवत। हमें मिलाना है कि इसकी जो समय है ये किस किस से है। देखिए, अगर आप देखेंगे ये कूट का प्रयोग कर रखा है, हमें मिलाना है कि ए का 2 है या बी का 3 है। हमें इस तरह से हमें मिलाना है। तो अगर आप बी को देखेंगे शक संवत, तो शक संवत दोस्तों कनिक्स ने चलाया था, कुषाण शासक कनिक्स ने, और कब? 78 ईस्वी में। तो सबसे पहले आप शक संवत को पकड़िए, तो बी का थर्ड लगाइए। बी का थर्ड, तो सबसे पहले आपको बी का थर्ड आपको स्टेटमेंट में ढूंढ लेना है। अगर आप देखेंगे बी का थर्ड दोस्तों, यहाँ बी का 4 है, तो ए तो ऑप्शन आपका कट जाएगा। बी का थर्ड देखिए, सी भी आपका कट जाएगा। तो बी और डी, इन दोनों में से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए, अब हमें बी और डी में से चेक करना है। तो शक संवत तो आपको पता है कि 78 ईस्वी है। और गुप्त संवत को देखते हैं सबसे पहले। देखिए, गुप्त संवत जो है वो 320 के आसपास है। तो सी का जो है वो दोस्तों 2, सी का 2 आंसर है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे सी का 2 किसमें है दोस्तों? सी का 2 बी वाले में भी है और डी वाले में भी। देखिए, मजे की बात दोस्तों, बी में भी है और डी में भी है। चलो, हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं कि बी और सी इन दोनों का सही है। अब हम देखते हैं कि ए, विक्रम संवत दोस्तों कब था? तो विक्रम संवत दोस्तों 58 ईसा पूर्व में था। तो ए का 4, तो ए का 4 आप देखेंगे। देखिए, ए का 4 आंसर करते ही इसका आंसर डी आसानी से निकल आया। देखिए, डी इसका राइट आंसर है। तो आपको ध्यान में रखना है, विक्रम संवत दोस्तों 58 ईसा पूर्व है, और संक संवत 78 ईस्वी है, और गुप्त संवत 319 है, और कली संवत दोस्तों, ये जो कली संवत है ये 3102 ईसा पूर्व माना गया है। ये दोस्तों कली संवत 3102 ईसा पूर्व माना गया है। और जबकि जो आपका ये 248 वाला है, 248 ईस्वी, ये दोस्तों कलचुरी संवत को उसका प्रारंभ माना गया है। तो आपने देखा इसका राइट आंसर क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे।
तो गुप्तकालीन नाटकों में, देखिए गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, हमें बताना है। संस्कृत बोलते थे, प्राकृत, पाली, सौरसैनी। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है बी, प्राकृत। गुप्तकालीन नाटकों में जो निम्न सामाजिक स्तर के लोग थे और स्त्री थी वे प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे। तो इसका राइट आंसर है बी, प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 1995 में वाला पूछा गया है और वर्तमान में भी कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बेसिक एनसीईआरटी के आप बुक्स उठा के देखेंगे तो उनमें भी ये मिलता है। तो इसका राइट आंसर डी है, प्रियदर्शी। तो अशोक को अपने शिलालेखों में दोस्तों प्रियदर्शी के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। घोतक मतलब प्रतीक था। तो चार ऑप्शन है, एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, काली मिर्च का। तो उसका राइट आंसर है यवन प्रिय काली मिर्च का प्रतीक था। यवन इंडो ग्रीक थे, उन्हें काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए उन्होंने काली मिर्च का नाम यवन प्रिय हो गया और तभी से हम काली मिर्च को यवन प्रिय के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना, यवन प्रिय किसका प्रतीक है, काली मिर्च का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। देखिए यूपीएससी के प्रीलिम्स में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इनसे क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, एक दो क्वेश्चन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से तो दोस्तों हर साल एक या दो क्वेश्चन आएंगे। अगर आप पिछले साल के पेपर को एनालिसिस करेंगे तो हर साल एक दो क्वेश्चन आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से फोकस कीजिए, इनके क्वेश्चनों को देखिए कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार का पूछता है। तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनुव्रत सिद्धांत दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म, अनुव्रत और महाव्रत ये जैन धर्म के रिलेटेड है। और इसमें कौन कौन से व्रत है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत है। इनमें से 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ये जो आप इनके पार्श्वनाथ थे उन्होंने प्रतिपादन किया था, उन्होंने कहा था। और ब्रह्मचर्य दोस्तों 5वां महावीर स्वामी ने ऐड किया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं, अनुव्रत और महाव्रत में थोड़ा अंतर है। अनुव्रत दोस्तों जो गृहस्थ जीवन होते हैं, गृहस्थ लोग होते हैं जो गृहस्थी में रहते हैं, जैन धर्म में जो गृहस्थी वाले लोग हैं उनके लिए अनुव्रत सिद्धांत है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा उदार है, थोड़े लचीले हैं। जबकि महाव्रत सिद्धांत साधु सन्यासी के लिए है, जो जैन धर्म में साधु सन्यासी हैं उनके लिए। और महाव्रत अनुव्रत से दोस्तों थोड़ा कठोर है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या पता एग्जामिनर अगली बार अनुव्रत और महाव्रत में डिफरेंस पूछ ले। तो अनुव्रत थोड़े लचीले हैं, महाव्रत सिद्धांत थोड़े कठोर हैं, इसलिए आप ध्यान में रखना अनुव्रत और महाव्रत में क्या डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म। देखिए मीमांसा जो दर्शन शास्त्र है हमारे, जो फिलोसफी है, तो उसमें से कर्म, तो इन्होंने कहा कि मुक्ति दोस्तों कर्म के माध्यम से संभव है। तो आपको ध्यान रखना है, मीमांसा के 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और इन्होंने कहा है कि कर्म के माध्यम से ही मुक्ति संभव है। तो उसका राइट आंसर है डी, कर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निर्वाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाती है। तो आपको दिखाना है कि चोल काल के दौरान नटराज की जो कांस्य मूर्ति है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कांस्य प्रतिमा है ये।
और चोल काल के दौरान नटराज शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो उसमें हमें दिखाना है कि कितने उनके हाथ है, 8 थे, 6, 4 या 2। तो इसका राइट आंसर है 4 हाथ। तो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगीय चक्र का क्रम किस प्रकार है? देखिए, 4 युग है, जैसे हम पढ़ते हैं कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग। तो आपको बताना है कि क्या इनका क्रम है। देखिए, आपको ये तो पता ही है कि सबसे लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, कलयुग आएगा। तो सबसे पहले आप 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो सबसे लास्ट में जो कलयुग है आप पहले उनको पकड़ के रखिए। देखिए, डी वाले को हटा दीजिए। अब आप देखें, 1/3 पे पहुंच गया, डी हट गया, तो देखिए यहाँ लास्ट में कली है, कली का मतलब कलयुग। अब ए बी सी, तो अब आपको लगाना है दोस्तों, कलयुग से पहले द्वापर युग आता है। कलयुग से पहले द्वापर। देखिए, द्वापर किस में है? देखिए, इसमें नहीं है, ना ही इसमें है, तो सी, सी इसका राइट आंसर हो गया। कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो आपको ये ध्यान रखना है, कृत सतयुग, त्रेता त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये इसका क्रम है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा? देखिए, 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था और हमें बताना है कि कौन सा मंदिर चर्चित रहा। देखिए, 4 स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर है जगन्नाथ मंदिर। उन दिनों देवदासी संस्था के प्रसंग में जगन्नाथ मंदिर चर्चा में रहा था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि पशुपतिनाथ मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है, कंदरिया महादेव मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है, खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश। 64 योगिनी मंदिर, देखिए इस पे यूपीएससी ने सवाल पूछा है 2021 या दोस्तों 22 में सवाल पूछा है कि 64 योगिनी मंदिर के बारे में पूछा गया कि उसकी आकृति किस प्रकार की बनी हुई है, कि ये एकमात्र मंदिर है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन वो पूछा गया है। हम देखेंगे आगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको यूपीएससी के क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको सारे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बी सी डी हो सकता है एग्जामिनर अगली बार बना दे। देखिए, 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है, और जबकि 64 योगिनी मंदिर 2021 या 22 में, अब हम चेक करके बताएंगे आपको। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि यह एक बार पूछा गया है, तो आपको स्टेटमेंट को भी अच्छे से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी ही वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। और सब दूसरी सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी है वो सरस्वती को माना गया है। और गंगा का सिर्फ एक बार एवं यमुना का 3 बार उल्लेख है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा वर्णित नदी सिंधु है और दूसरे नंबर पे है सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? देखिए, आपको यह भी क्वेश्चन में पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। भाग नहीं है, भाग है, क्या पूछा गया है? देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि भाग नहीं है। 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, व्रत कल्प सूत्र। तो आपको बताना है कि जैन साहित्य का इनमें से कौन सा भाग नहीं है। तो उसका राइट आंसर है थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। अगर आप पढ़ेंगे इसको तो थेरी गाथा क्या है, बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का भाग नहीं है। जबकि ये तीनों बी सी डी, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, वृहत कल्प सूत्र, ये जैन साहित्य के भाग हैं, जबकि थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है। तो 13वें क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। देखिए, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे कि जैन धर्म में दोस्तों तप और भोग की अति का परिहार नहीं था, बल्कि इस पर अधिक बल दिया गया। देखिए, अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें, देखिए
अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, देखिए 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, ए बी सी डी, और हमें बताना है कि दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में से क्या क्या समान रूप से विद्यमान थे। देखिए, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, अहिंसा का जो मूल्य है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समान रूप से मान्यता। तो सबसे पहले आपको फोर्थ स्टेटमेंट को पकड़ना है और देखना है कि इनमें से कौन किस में फोर्थ है। तो आप देखेंगे ए बी और सी में है, डी में नहीं है, तो आपको डी को एलिमिनेट कर देना है, ए बी सी बचा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, ए बी सी में तीन 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 तीनों में है, तो कर्म कांडों की फलता का निषेध, तो ये भी आपका राइट आंसर हो गया। तो आपने देखा, अब बचा वन और टू। देखिए, वन और टू, तप और भूख की अति का प्रहार और वेद प्रमाणों के प्रति अनास्था। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वेद मानने के प्रति अनास्था प्रकट करते हैं, तो 2 3 4 दोस्तों ठीक है। लेकिन जो पहले वाला है, तप और भोग की अति का परिहार, तो ये आपका दोस्तों गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया बी, 2 3 4। देखिए, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है। देखिए, कुल, वंश और गोत्र और कोष। देखिए, इन अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ी है और कॉमन सेंस भी अगर आप देखेंगे तो उसमें आराम से लग जाएगा। कुल, वंश और गोत्र, ये देखिए तीनों एक है, जबकि कोष इन तीनों वर्ग में से कुछ भी नहीं है। कुल, वंश, गोत्र ये सब परिवार से रिलेटेड आपको नजर आ रहा है, जबकि कोष जो है, कोष तो दोस्तों एक खजाना टाइप हो गया कुछ, है ना, तो कोष तो नहीं है। तो उसका राइट आंसर सी है, आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर क्या है, सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आर्य विज्ञान विषय की रचना के लिए जाना जाता है, ए बी सी और डी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सुश्रुत। सुश्रुत कौन थे, गुप्त काल में आर्य विज्ञान विषय रचना के लिए जाने जाते थे, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी। तो ध्यान में रखना है, जो सुश्रुत थे वे गुप्त काल में आर्य विज्ञान विषय के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी में होते हैं वे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। अगर आप ये आएंगे, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। और वर्तमान में तो मेरिट भी दोस्तों लगभग 88 90 के आसपास रह रही है, 90 92 87 88 इस तरह के रह रही है। तो 100 में से अगर आपके 60 65 क्वेश्चन भी काट पीट के ठीक कर दोगे तो तब भी प्री तो क्वालिफाइंग दोस्तों हो ही जाएगा। तो देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो बरहुत स्तूप है, बरहुत मूर्तिकला। तो आपको ध्यान में रखना है, मूर्तिकला के सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, तो बरहुत मूर्तिकला, तो ये ध्यान में रखना है। बरहुत स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित कराया था, तो उसी टाइम पे दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, बरहुत मूर्तिकला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूची एक को सूची दो से हमें मिलाना है। ठीक है, सूची एक इधर है, ए बी सी डी, और 1 2 3 4। देखिए, ए बी सी डी, ये जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो चरक को देखते हैं। तो चरक जब हम देखते हैं तो चरक कौन थे दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि चरक एक चिकित्सक थे, तो उसमें देख लेना है। सी का देखिए पहला आप टिक कर लीजिए, ये बहुत आसान है, सी, चरक चिकित्सा शास्त्र के विशेषज्ञ थे। और जो विशाखा दत्त थे, विशाखा दोस्तों उसमें नाटककार थे। अगर आपको इतना भी पता है दो, तो आप स्टेटमेंट एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सी का पहला आप देखिए, देखिए सी का पहला किस में है, देखिए सी का फोर इसमें, तो ए तो आपका कट जाएगा, बी भी आपका कट जाएगा, तो सी और डी। एक तो आपको इनको पकड़ के रखना है, और देखिए ए का टू, ए का टू देख लेते हैं। ए का टू दोस्तों किस में है, देखिए सी में है, तो उसका राइट आंसर हो गया सी। तो इस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने होते हैं। जो वराहमिहिर है इनका संबंध खगोल विज्ञान से है, और ब्रह्मगुप्त दोस्तों गणित, ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में भी पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद, डिवोर्स की अनुमति दी गई थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कामसूत्र, मानव धर्मसूत्र, शुक्र नीतिसार और अर्थशास्त्र। तो उसका राइट आंसर है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्थशास्त्र किस पे आधारित है? राजनीति शास्त्र पे, पॉलिटिकल साइंस पर आधारित ग्रंथ है। तो उसका राइट आंसर है अर्थशास्त्र। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने 1996 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में हम 1997, 1998 क्वेश्चन को देखेंगे और ऐसे ही 2023 तक हम आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी क्वेश्चन के प्रति अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।